Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. वेलकम बैक टू अ न्यू एंड अमेजिंग लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मिसकेलेनियस मिस्टेक्स या ऐसे एरर्स या ऐसी लापरवाहियाँ जो आप लोगों को अपने टेस्ट के दौरान नहीं करनी वो पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 60 रूल्स को रीड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ रहना है ताकि वो तमाम लापरवाहियाँ, वो तमाम मिस्टेक्स और वो तमाम एरर्स जो आपको टेस्ट में आपके नंबर काटने में आपके ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं वो आप ना कर पाओ टेस्ट में, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप लोग अपने इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को टैकल कर सको। ये 60 रूल्स ना सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करेंगे मिसकेलेनियस मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस में, बल्कि आपके ऑल ओवर द एमसीक्यूज़ और ऑल ओवर द दूसरे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस को भी रीड करने में या स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है कि आप लोगों ने कभी भी द ओनली ऑक्सिलरी वर्ब दैट कैन बी यूज्ड आफ्टर लेस्ट इज शुड, यानी जब भी कभी भी आप लोगों को लेस्ट गिवन होगा, LEST लेस्ट सेंटेंस में, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब जो इस्तेमाल किया जाता है वो शुड होता है। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, तो यहाँ पे मे नहीं आएगा कभी भी, यहाँ पे हमेशा शुड आएगा। करेक्ट सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अगर दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल कहता है कि कुछ वर्ब्स जैसे एक्सप्लेन, सजेस्ट और डिस्क्राइब, इनको लिखने के जब हम इनको लिखते हैं तो इनके बाद कभी भी हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर फॉलो नहीं करते, बल्कि हम पहले अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ये चीज़ हमने बहुत डीप में एक्सप्लेन की थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। जो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है आप लोग गौर से देख सकते हैं कि कुड यू सजेस्ट अ गुड डेंटिस्ट टू मी, ये करेक्ट है, जबकि कुड यू सजेस्ट मी अ गुड डेंटिस्ट जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, बल्कि गुड डेंटिस्ट जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले वो आएगा, ठीक है। जब कभी भी हमें सजेस्ट, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब वर्ब्स गिवन होंगे तो उनके बाद जो हमारे दो ऑब्जेक्ट्स यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो हमारा ऑर्डर होगा उसमें पहले हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो नॉन लिविंग होता है, और फिर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो हमारा लिविंग होता है। ठीक हो गया। रूल नंबर 3 को देखें तो रूल नंबर 3 कहता है कि व्हेन अ ग्रुप हैज जस्ट 2 मेंबर्स वी यूज द कंपैरेटिव इंस्टेड ऑफ द सुपरलेटिव। जब किसी ग्रुप में सिर्फ 2 मेंबर्स की बात की जाती है तो उस वक्त हम लोग अपना कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूज द बेटर ऑफ द 2 ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन है, ना कि चूज द बेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 मेंबर्स है ग्रुप के, ठीक है, जिसमें से हम लोग यहाँ पर द बेस्ट नहीं बल्कि द बेटर लगाएंगे। ठीक हो गया। ये एक रूल है, इसको आप लोग को याद रखना है कि 2 मेंबर्स को जब हम लोग ग्रुप के अंदर से मेंशन करेंगे तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। रूल नंबर 4 अगर आप लोग देखें, एक सेंटेंस गिवन है, इसमें एरर फाइंड करना है। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 16। तो इसमें एरर है माई सिस्टर के बाद एक वर्ब लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कुछ टाइम्स हम एक सिंगल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं 2 सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि एरर होता है, जो कि एरर क्रिएट करता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 16। ये जो इस था ये पिछले स्लाइड में एब्सेंट था, मतलब ये अवेलेबल नहीं था। तो हम जब कभी भी एक सिंगल वर्ब को यूज करते हैं 2 सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमारा एरर क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमें ख्याल रखना है कि जब 2 सब्जेक्ट्स होंगे और बीच में एंड लगा होगा तो उसके बाद हम यहाँ पर एक वर्ब जरूर लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर रूल नंबर 5 आप लोग देखें तो 2 सेम प्रेपोजिशंस का एक ही सेंटेंस में एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल करना गलत है, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ द सेम प्रेपोजिशन इन द सेम सेंटेंस फॉर द सेम पर्पस इज रॉन्ग। एग्जाम्पल आप लोग देखें, दिस इज द पॉलिसी टू, ये एक आ गया प्रपोजिशन, विच आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड टू। अगर आप देखें तो ये पॉलिसी के बाद टू लगा है और अपोज्ड के बाद दोबारा से टू आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़ा कि रेपिटेशन ऑफ द सेम प्रपोजिशन इन द सेम सेंटेंस फॉर द सेम पर्पस इज रॉन्ग। तो करेक्ट सेंटेंस ये होगा कि दिस इज द पॉलिसी टू विच आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड, ठीक है। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। अपोज्ड के बाद दोबारा से प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि रेपिटेशन हमें प्रपोजिशन की सेम सेंटेंस में सेम पर्पस के लिए नहीं करनी, वो गलत हो जाएगी। रूल नंबर 6 अगर हम देखें, यूज ऑफ डबल कंजंक्शंस इज रॉन्ग।
दो कंजंक्शंस एक साथ इस्तेमाल करना गलत है, ठीक है, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप देखें, ही नॉट ओनली एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट बट ऑल्सो बास्केटबॉल, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे जो रेड से लिखा है, ही नॉट ओनली एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट बट ऑल्सो एंड बास्केटबॉल, तो अगर आप गौर से देखिए बट आल्सो जो है, बट ये हमारा एक कंजंक्शन है, तो इसके साथ ये एंड का दोबारा इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम येट शी स्टिल डिडंट डू वेल, ये सेंटेंस करेक्ट है, जबकि इसको आपको अक्सर औकात मिसलेनियस मिस्टेक्स में ऐसे दे दिया जाता है, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम येट एंड शी स्टिल डिडंट डू वेल, यानी येट के बाद दोबारा से हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड भी लगा दिया और येट भी लगा दिया, जो कि रॉन्ग है। होना क्या चाहिए था, येट शी स्टिल डिडंट डू वेल, नॉट येट एंड शी, ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, डबल कंजंक्शन हो जाएगा। रूल नंबर 7 देखें, जब हमारा क्लॉज कभी इन वर्ड्स से शुरू होगा, इफ से, एज से, सिंस से, बिकॉज से, सो से, तो हम लोगों ने उस सेंटेंस के अंदर दोबारा से सो का इस्तेमाल आगे नहीं करना। जब कभी भी हमारा क्लॉज इफ से, एज से, सिंस से, बिकॉज से या सो से शुरू होगा, तो उस सेंटेंस में हमने आगे दोबारा सो का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। देखें, सिंस शी हैड प्रायर एक्सपीरियंस शी गॉट द जॉब, अब अगर हम ये देखें, सिंस से मेरा क्लॉज शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर दोबारा सो, ही शी से या ही से पहले सो लगाना गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ही है, तो सॉरी, यहाँ पर भी ही आना चाहिए था, मैंने एस पुट कर दिया गलती से। तो सेंटेंस अगर ऐसे होगा, सिंस ही हैड प्रायर एक्सपीरियंस सो ही गॉट द जॉब, तो ये सो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि जब कभी भी हमारा क्लॉज इफ, एज, सिंस, बिकॉज या सो से शुरू होगा, तो उस सेंटेंस में हम आगे दोबारा से सो नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 8 देखें, तो ऐसी क्लॉजेस जो ऑल्दो, दो, इवन, इफ, दो या देन वगैरह से शुरू होंगी, ठीक है, तो हम उसके बाद बट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, दो इट वॉज लेट दे डिसाइडेड टू गो आउट, अब देखो ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर ये ऐसे लिखा होगा, हमें पेपर में आया दो इट वॉज लेट बट दे डिसाइडेड टू गो आउट, तो ये हमने रूल पढ़ा कि जब कभी भी कोई क्लॉज दो से, आल दो से, इवन दो से, इफ से, ठीक है, इनसे स्टार्ट होगा, तो फिर हम आगे सेंटेंस में बट का इस्तेमाल दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इसका मतलब ऑलरेडी ही ये जो वर्ड्स हैं, ऑल्दो, दो, इवन, इफ, दो, इनका मतलब ऑलरेडी ही कंट्रास्ट है, ठीक है, कि ये कंट्रास्टिव कंडीशन थी और हमने ये काम किया, तो दोबारा से बट नहीं लगाना, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह इवन दो शी वॉज टायर्ड शी केप्ट वर्किंग, तो ये करेक्ट है ना कि इवन दो शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग, ये जो बट आ गया ये हमारा एरर होगा सेंटेंस में, ठीक हो गया। रूल नंबर 9 देखें, तो ऑलवेज अवॉइड यूजेज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इन क्लॉजेज हैविंग डब्ल्यू एच एंड एच दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, जब हमारे ऐसे क्लॉजेज जिसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया और उसमें वर्ड डब्ल्यू एच या एच वाले वर्ड्स हो, ठीक है, तो हमने उसमें डबल इंट्रोगेटिव नहीं लगाना, इंटेरोगेटिव नहीं लगाना। जैसे अगर आप इधर एग्जाम्पल में देखो, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड का मतलब होता है सवाल पूछना, ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज राइटिंग ऑन माय कॉपी, तो ये व्हाट आ गया, ठीक है। अब व्हाट आई वाज राइटिंग ऑन माय कॉपी और आस्क्ड, यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमें डबल इंट्रोगेटिव नहीं बनाना। एक यहाँ पे आस्क्ड और व्हाट, ये जो आस्क्ड का काम और व्हाट का काम है, ये दोनों मुकम्मल कर रहे हैं सेंटेंस को विदाउट इस क्वेश्चन मार्क के कि ये एक इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव के अंदर आप लोगों ने आस्क्ड भी लगाया और डब्ल्यू एच ए टी व्हाट या एच ओ डब्ल्यू हाउ वगैरह भी लगाया और फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाया, तो आपका रूल क्रॉस हो जाएगा, ठीक हो गया। रूल नंबर 10 देखें, तो यूज ऑफ डबल नेगेटिव इज रॉन्ग, सम वर्ड्स नाइदर, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, फॉरबिड, यूज अनलेस, लेस्ट एक्सेट्रा आर बाय फॉल्ट नेगेटिव, सो यूजेज ऑफ नॉट विद देम अगेन इज रॉन्ग, ऑलवेज अवॉइड इट। देखिए, आपने डबल नेगेटिव नहीं यूज करना कभी भी। जब आप डबल नेगेटिव लगाओगे, तो मैंने आपको बहुत दफा रूल्स में ये बात बताई है कि नेगेटिव माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो हमने नेगेटिव सेंस देनी है, तो हम फिर अगर नीदर होगा, हार्डली होगा, स्कार्सली, नीदर, फॉरबिड, अनलेस, लेस्ट, तो इनका मतलब ऑलरेडी एक नॉट है, नेगेटिव मीनिंग है, तो इनके साथ दोबारा से नॉट लगाना जो है वो गलत है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अली हैड नॉट स्कार्सली पास्ड हिज एग्जाम ऑफ ईटा,
तो यहाँ पे स्कार्सली लग गया, जिससे ये पता चल रहा है कि अली अपना इम्तिहान नहीं पास कर सका या वो कुछ नंबरों से इम्तिहान पास नहीं कर पाया। तो इस वजह से ये नॉट इसके साथ गलत है। सेंटेंस करेक्ट ये होगा कि अली हैड स्कार्सली पास्ड हिज एग्जाम ऑफ ईटा। ठीक हो गया। रूल नंबर 11 देखें तो यूज ऑफ डबल फ्यूचर इज रॉन्ग। फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर का डबल इस्तेमाल करना, दो दफा इस्तेमाल करना गलत है। जैसे आप एग्जांपल देखो, रॉन्ग वाली पहले देखो, रेड में जो लिखी है, इफ यू विल नॉट टेक इट यू शेल गो बिफोर किंग। अब ये विल भी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी विल आ रहा है, तो ये गलत है। डबल फ्यूचर कभी भी एक सेंटेंस में यूज नहीं होगा। ये कैसे होगा? इफ यू डू नॉट डिग इट यू शेल गो बिफोर किंग। बच्चों अगर यहाँ पर आप गौर करो तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल भी है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में हमारा इफ पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है जो कि यहाँ पर यू डू है, और हमारा देन पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो ये जो रूल है ये सरासर फर्स्ट कंडीशनल की खिलाफ वर्जी है, जब इसलिए हमारा सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर होगा। अगर हम इफ में भी विल लगाएंगे और देन वाले पार्ट में भी विल लगाएंगे या शेल लगाएंगे जो कि फ्यूचर है, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर हम रूल नंबर 12 देखें तो हमेशा बच्चों आप लोगों ने इन रूल्स की पैरेललिज्म या सेंटेंस के अंदर एक कोऑर्डिनेशन को याद रखना है कि ये वर्ड्स एक रिदम में यूज होते हैं, पैरेलल यूज होते हैं। जैसे आइदर के साथ आगे और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, वेदर के साथ और आएगा, नॉट जस्ट के साथ बट ऑल्सो आएगा। अब एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। देखें, शी इंजॉयज बोथ स्विमिंग एंड हाइकिंग ड्यूरिंग हर वेकेशंस। बोथ को आगे फॉलो करें एंड। आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड गो और स्टे एट होम, वेदर के साथ यहाँ पर और। द कॉन्फ्रेंस कवर्ड नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट आगे बट ऑल्सो देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं बोथ के साथ एंड, वेदर के साथ और, नॉट जस्ट के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनेगा, तो तब ही हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। रूल नंबर 13 अगर आप लोग देखें, एडिशन ऑफ मोर देन नेसेसरी इंफॉर्मेशन और वर्ड्स इज रॉन्ग। हमेशा यानी बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर ज़रूरी नहीं होता, वो सेंटेंस को गलत बना देता है। अब अगर आपको मैं ये बात कहूँ तो इसको वर्बोसिटी या वर्डीनेस कहते हैं, मतलब ज़्यादा हद दर्जे से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल। अब आप एग्जाम्पल देखें, माई नेबर हु लिव्स नेक्स्ट टू माई डोर कॉल्ड मी यस्टरडे। अब नेबर का मतलब क्या होता है? नेबर हमेशा उसी को कहते हैं जो आपके नज़दीक रहता है, आपके करीब रहने वाला बंदा। तो नेबर के साथ अब ये लिखना कि जो मेरे घर के दूसरे दरवाजे पे रहता है, तो बिल्कुल ये एक वर्बोसिटी या वर्डीनेस क्रिएट करना है, शोखियाँ मारना है सेंटेंस के अंदर कि बस मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती है। तो ये इंग्लिश कहता है कि तुम शोखी मारो, मैं तुम्हारा सेंटेंस गलत कर दूंगा। तो हमने हमेशा माई नेबर कॉल्ड मी यस्टरडे। अब समझ आ रही है कि नेबर का मतलब होता है करीब रहने वाला, तो इसके साथ दोबारा से ये वर्ड्स ऐड करना है कि हु लिव्स नेक्स्ट टू माई डोर रॉन्ग है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम रूल नंबर 14 देखें तो अवॉइड रिडंडेंसी यानी रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स, इट इज रॉन्ग। हमने सेम वर्ड्स की दोबारा से रेपिटेशन नहीं करनी, दो दफा हमने सेम वर्ड्स को ऐड नहीं करना। अगर आप एग्जाम्पल देखें, दिस न्यूज इज इफेक्टिंग माई फादर एंड मदर पास्ट हिस्ट्री रिलेशनशिप, और करेक्ट सेंटेंस क्या है? दिस न्यूज इज इफेक्टिंग माई फादर एंड मदर पास्ट रिलेशनशिप। ये देखिए, पास्ट और हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है? पास्ट इवेंट्स के बारे में मतलब रिकॉर्ड होना। तो ऑलरेडी हिस्ट्री का मतलब पास्ट इवेंट है या पास्ट है, तो उसके साथ दोबारा से पास्ट लगाकर हम लोग सिर्फ रिडंडेंसी क्रिएट करें, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स क्रिएट करें, जो कि गलत माना जाता है इंग्लिश के अंदर। सो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अवॉइड repetition of same words in a sentence, it will be considered wrong or it will be a mistake in our sentence. रूल नंबर 15 देखें हम तो यूज ऑफ डबल वुड एंड हैड। ठीक है, डबल वुड का और हैड यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल गलत है। डबल मतलब दो दफा। जैसे आप सेंटेंस में देखें, इफ ही वुड रिटर्न ही वुड बी अनहार्म्ड। अब ये वुड और वुड इफ में भी और देन में भी, तो ये बिल्कुल गलत समझा जाता है। हम दो दफा वुड का इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं करते। इसी तरह अगर ये इस तरह होता है, इफ ही हैड रिटर्न्ड ही हैड बी अनहार्म्ड, तो तब भी रॉन्ग होता है। दो दफा पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल भी एक सेंटेंस में नहीं किया जाता। ठीक है, और ये कंडीशनल की भी खिलाफ है। रूल नंबर 16 देखें तो आप लोगों को जो वर्ब इंजॉय है ना, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे इंजॉय के बारे में जो मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना है। देखें,
इंजॉय को हमेशा एक वर्ब फॉलो करे, एक ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, मतलब इंजॉय के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा होगा। ये एक सेंटेंस है, वी वेंट फॉर अ पिकनिक एंड एंजॉयड वेरी मच। ठीक है, अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर इंजॉय जो वर्ब है या इंजॉयड जो वर्ब है उसको कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सेंटेंस गलत है। ये ऐसे होना चाहिए था, वी वेंट फॉर अ पिकनिक एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच, या enjoyed it very much, या enjoyed ourselves very much। ये जो ourselves है और it है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यही रूल है कि enjoyed एक ऐसा वर्ब है जिसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। इसी तरह ही enjoys good health, गुड हेल्थ ऑब्जेक्ट है। इसी तरह we enjoyed our picnic yesterday, यहाँ पे over जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो रूल को याद रखना है आपने। रूल नंबर 17 देखें तो होप और एक्सपेक्ट। ठीक है, जब टू होप का मतलब क्या होता है कि किसी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन या विश का सोचना, जैसे आई होप शी विल बी बेटर सून, मुझे उम्मीद है, होप मैं लगा रही हूँ कि वो जल्दी बेहतर हो जाएगी। और अगर इसी तरह वी होप वी विल गेट अवर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी सून, कि हम अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा जल्दी में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो होप टू होप का मतलब होता है कि किसी अच्छे अच्छी मतलब ना उम्मीद रखना, तो उसके लिए हम होप यूज करते हैं। जबकि अगर हम एक्सपेक्ट की बात करें तो एक्सपेक्ट एक ऐसे अकीदे या एक ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक ऐसे डिज़ायर के लिए कि जिसका 50% प्रोबेबल होना मुमकिन है। बेशक आप उसकी ख्वाहिश करें या ना करें, वो काम 50% तक प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब ये होता है ना कि पॉसिबिलिटी है 50% के वो हो जाएगा, चाहे आप उसके बारे में चाहते हो कि वो हो या आप नहीं चाहते हो वो हो। जैसे वी एक्सपेक्ट प्राइजेज विल राइज बिफोर लॉन्ग, कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेज जल्द ही बढ़ जाएंगी। ठीक है, थोड़े अरसे से पहले ही बढ़ जाएंगे। तो ये एक ऐसी फैक्ट है, प्रोबेबल है 50% तक। न्यूज़ हो सकता है कोई न्यूज़ इसके पीछे चल रही हो, तो हम एक्सपेक्ट लगाएंगे कि 50% प्राइजेस का मुझे पता है कि वो बढ़ जाएंगे और 50% सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करे कि वो बढ़ेंगे। अब ये मेरी डिज़ायर या मुझ पर डिपेंड नहीं करे कि क्योंकि मैं तो नहीं चाहूँगी कि प्राइजेस बढ़ें। ठीक है, आगे देखें, रूल नंबर ये है 18, टू लुक, टू लिसन, टू सी, टू हेयर। ठीक है, अब टू लुक और टू लिसन का मतलब क्या होता है? टू लुक और टू लिसन हमें अटेंशन देने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे लिसन टू व्हाट आई से, ठीक है, लिसन, अब अटेंशन रिक्वायर है यहाँ पर। इसी तरह प्लीज लुक एट दिस एक्सरसाइज, तो लुक और लिसन इस्तेमाल होता है अटेंशन देने के लिए। इसी तरह सी और हेयर, सी और हेयर हम अटेंशन लेने के लिए या देने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि उसको सिंपल, आई कैन हेयर हिज वॉइस बट नॉट व्हाट ही इज सेइंग, आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल। तो ये सिंपल बात है। तो लुक और लिसन जो है ये दोनों अटेंशन गेन करने के लिए या देने के लिए यूज होंगे, और सी और हेयर हम एज सच नॉर्मल विदाउट अटेंशन यूज करेंगे। रूल नंबर 19 देखें तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि माई टूथ इज़ पेनिंग, बल्कि आपने हमेशा इस सेंटेंस को करेक्ट करना है जहाँ होगा माई टूथ इज़ एचिंग। ठीक है, इसी तरह ये जो ही गेव अ स्पीच होता है ये गलत होता है, हमेशा हमें यूज़ करना होता है ही मेड अ स्पीच। इसी तरह दे मेड अ गोल नहीं होता, बल्कि दे स्कोर्ड अ गोल, गोल को स्कोर किया जाता है, स्कोर्ड। स्पीच गेव नहीं होती, स्पीच मेड की जाती है। ठीक है, ये तो कॉमन मिस्टेक्स है, आप लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह रूल नंबर 20 से 32 तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं तो आपने उनको किस तरह अवॉइड करना है गलतियों को। देखें आप, द मैन ले नॉट लेड। ठीक है, आपने ले यूज करना है मैन के लिए। डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स टू टेक सम रेस्ट, ले का मतलब होता है लेटना, आपने यहाँ लेड यूज नहीं करना। द हेंस हैव लेड नो एग्स टुडे, अब देखिए यहाँ लेड कहते हैं अंडा देना। ठीक है, नॉट लेन। The wounded leopard had to lie down on the grass, अब देखिए यहाँ पे lie down, lie down का मतलब क्या है? wounded leopard यानी जख्मी ल्यूपर्ड को अब जमीन पर वो लेट गया, lie down। इसी तरह we laid the books on the table, laid हम किसके लिए यूज करेंगे? कि हमने रख दी किताबें टेबल पर, और ले का मतलब यहाँ पे क्या था कि आदमी लेट गया कुछ टाइम के लिए। he raised होगा, not rose it up as high as he could above his shoulder, raised आएगा। ठीक है, not rose। इसी तरह the prisoner was hanged, यहाँ पे hung नहीं आएगा, hanged आएगा। आगे आपको बताऊंगी इन दोनों का डिफरेंस। आगे he hung the map on the wall, जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को दीवार पर लगाएंगे तो फिर हम hung यूज करेंगे। ठीक है, she was awakened
by the sound of drums, not awoke, यहाँ पे awakened आएगा. The river has overflowed its banks, not overflown, overflowed. ठीक है. The peon has not yet rung the bell, not rang. Ring, rang, rung थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है. Prices have risen, यहाँ rose नहीं risen high. My patience has been worn out, not wore out, worn. ठीक है. इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. रूल नंबर 33 क्या है कि एडवाइस और एडवाइस में क्या फ़र्क होता है. जो सी वाला एडवाइस होता है ये एक नाउन होता है जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस जो किसी को दी जाती है उसको बताता है हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. जब हम किसी को कोई सजेशन या रिकमेंडेशन देते हैं तो ये एक नाउन एडवाइस होता है. ये इंफॉर्मेशन होती है, ये गाइडेंस होती है जो हम किसी को डिसीजन लेने में ऑफर करते हैं हेल्प के तौर पर. जैसे ही गेव मी सम गुड एडवाइस अबाउट मैनेजिंग माई टाइम, तो ये एक एडवाइस है, एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है, तो यहाँ सी वाला एडवाइस आएगा. जबकि जो एस वाला एडवाइस है, ठीक है, वो एक ऐसा वो वर्ब है, वो तब इज मीन्स टू गिव रिकमेंडेशन, सजेशंस और काउंसल टू समवन. इट इज द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस टू अनदर पर्सन. अब गौर से देखें, जब एडवाइस देंगे ना सी वाला एडवाइस, तो उस एक्शन को हम कहेंगे कि एडवाइस एस वाला. जैसे कैन यू एडवाइस मी ऑन द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. अब मैं बोलूँगी क्या क्या आप ये काम यानी ये एडवाइस कर सकते हैं मेरे लिए कि मैं अपने इम्तिहान को किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपेयर करूं. तो जब मैं इसका जवाब दूंगी तो जो वो मेरा एडवाइस होगा सी वाला. लेकिन जब ये एक्शन है, वर्ब है, एडवाइस, ये एस वाला आएगा. आई एडवाइज्ड हिम टू टेक अ ब्रेक. ठीक है, मैंने उसे क्या किया. इट इज द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस टू अनदर पर्सन. ये वर्ब है. जब हम ये एडवाइस सी वाला प्रोवाइड करते हैं तो जो एक्शन हम करते हैं उसे हम एस वाला एडवाइस कहते हैं. ठीक हो गया. इसी तरह एडवाइस इज नाउन एंड रेफर्स टू द एक्चुअल गाइडेंस और सजेशन. ठीक है, सी वाला एडवाइस एक नाउन है और एस वाला एडियंस वर्ब है जो रेफर करता है कि जो एडवाइस और गाइडेंस हम देंगे उस एक्शन को एस वाला एडवाइस कहते हैं. इसी तरह यू रिसीव एडवाइस और यू एडवाइस समवन और समथिंग. ठीक है, तुमने ये काम किया, एडवाइस किया, और ये जो यू रिसीव एडवाइस यहाँ पे क्या है, नाउन. रूल नंबर 33 देखें तो ये मैंने एडवाइस और एडवाइस का दोबारा से खोल दिया. अच्छा, इफेक्ट और इफेक्ट. अब ए वाला इफेक्ट एक वर्ब है. ठीक है, ए वाला इफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है इन्फ्लुएंस करना, चेंज करना या इम्पैक्ट करना किसी चीज पर. इट रेफर्स टू द एक्शन और प्रोसेस ऑफ काजिंग अ चेंज इन समथिंग. ये एक ऐसा प्रोसेस बताता है जिसमें किसी चीज के ऊपर कोई चेंज आ जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द रेनी वेदर कैन अफेक्ट माई मूड एंड मेक मी फील ग्लूमी. ठीक है, इफेक्ट का क्या मतलब है, इन्फ्लुएंस आ जाना, चेंज आ जाना, इम्पैक्ट पड़ जाना. ए वाला इफेक्ट. जबकि ई वाला इफेक्ट का मतलब क्या है, एक नाउन है और ये एक वर्ब की तरह भी यूज होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इफेक्ट रेफर करता है रिजल्ट को, आउटकम को और कॉन्सिक्वेंस को. जबकि ए वाला इफेक्ट चेंज को और इम्पैक्ट को बताता है और ई वाला इफेक्ट आउटकम को या कॉन्सिक्वेंस को बताता है किसी पर्टिकुलर एक्शन या इवेंट की. जब हम इसको वर्ब लेंगे तो इसका मतलब होगा टू ब्रिंग अबाउट और अकॉम्प्लिश समथिंग, यानी कोई कोई चीज करना या लेकर आना. अब नाउन के जब ये नाउन के तौर पर यूज होगा ई वाला इफेक्ट, तो इसकी एग्जांपल देखें. द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट, यानी पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव रिजल्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल. जबकि वर्ब की तरह अगर ये यूज होगा तो द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज इन द कम्युनिटी. यानी किसी चीज की कोशिश करना, कोई कोई चीज नई लेकर आना, कोई कदम लेना, तो तब भी हम लोग ये इफेक्ट यूज करेंगे कि उसका एम था कि वो इफेक्ट करे कोई पॉजिटिव चेंज. ठीक हो गया. रूल नंबर 35 देखें तो लूज और लूज. ठीक है, एक एल ओ सिंगल ओ वाला लूज जो होता है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना जीतना. ठीक है, जो कि ऑपोजिट है जीतने के. तो इसका मतलब होता है टू मिसप्लेस समथिंग और टू फेल टू कीप पोजेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को अपनी जगह से घुमा देना या किसी चीज को रख ना पाना, पोजेशन ना रख पाना किसी चीज की. जैसे इफ यू डोंट स्टडी यू माइट लूज द गेम ऑफ चेस. अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम ये गेम हार जाओगे. तो यहाँ पे ये हारना जो है लूज है. जबकि LOOSE वाला एक एडजेक्टिव है जो बताता है कि कोई चीज पूरे तरीके से सही तरीके से अटैच नहीं है, टाइटली बाउंड नहीं है, कंस्ट्रेन नहीं है. ठीक है, ये बताता है कि समथिंग इज नॉट फिक्स्ड इन प्लेस, यानी वो सिक्योर नहीं है और फिक्स नहीं है अपनी जगह पर, जो LOOSE वाला होता है. जैसे देखें, हिज शू लेसेस वर सो लूज दैट ही ट्रिप्ड ओवर देम. अब यहाँ पर शू लेसेस का मतलब है कि वो सही से बंदी नहीं हुई थी, तो LOOSE लूज
नॉट फर्मली अटैच, जबकि LOSE क्या होगा, हार जाने वाला, लूज। इसी तरह अगर हम लोग रूल नंबर 36 देखें, लाइक वेज अलाइक, तो लाइक का मतलब होता है टू कंपेयर सिमिलैरिटीज बिटवीन टू थिंग्स और टू मेक अ कंपैरिजन दैट एम्फसाइज अ रिजेम्बलेंस। दो चीज़ों के दरमियान मुशाहबत क्रिएट करना या दो चीज़ों के दरमियान ऐसी कंपैरिजन बताना जो जो भी उसके दरमियान में रिजेम्बलेंस क्रिएट करे। जैसे देखिए, शी लुक्स लाइक हर मदर, ठीक है, सिमिलैरिटी। द पेंटिंग लुक्स लाइक अ मास्टरपीस, ये भी देखिए सिमिलैरिटी, तो लाइक लाइक। जबकि alike is used to indicate that two or more things are similar to each other in some way, यानी किसी हद तक वो एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ पर तो पूरी की पूरी मतलब रिजेम्बलेंस बताई जा रही है और एम्फेसाइज करके बताई जा रही है लाइक में, लेकिन यहाँ पर ईच अदर इन सम वे यानी कुछ हद तक। जैसे हम कहेंगे द ट्विंस आर अलाइक इन अपीयरेंस बट हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, कुछ हद तक ट्विंस एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट है, तो यहाँ अलाइक आएगा, सम वे, ठीक है, सिमिलर टू ईच अदर इन सम वे। द टू हाउसेज आर अलाइक इन डिजाइन, अब दो हाउसेज सिर्फ डिजाइन में एक हद तक सेम है, हो सकता है बाकी उनका जो दूसरी चीजें हैं स्ट्रक्चर वगैरह वो डिफरेंट हो। रूल नंबर 37 कहता है कि स्टेशनरी और स्टेशनरी में क्या फ़र्क है। तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो ये जो ए वाला स्टेशनरी है ना, ARY, इसका मतलब होता है रेस्ट पर होना, ठीक है। जैसे द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, जबकि ये वाला स्टेशनरी कौन सा स्टेशनरी है, पेंसिल्स वाला, पेन्स वाला, इन्वेलप्स वाला, ठीक है। जैसे आई बॉट सम न्यू स्टेशनरी फॉर माई ऑफिस इंक्लूडिंग नोटबुक्स एंड पेन्स, ठीक हो गया। रूल नंबर 38 देखें, ये मेरे से मिस हो गया, रूल नंबर 38 मिस हो गया। रूल नंबर 39 देखें, वेरी वेस वेरी, WARY, ये एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब करता है कि हमने एहतियात, वॉचफुल और अलर्टनेस को, ठीक है। व्हेन समवन इज वेरी दे आर केयरफुल एंड अटेंटिव टू अवॉइड नेगेटिव consequences, जब किसी बंदे को हम वेरी कहते हैं ना तो हमारी मुराद उसको ये वाली सिफ्त देना होती है कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है और बहुत ज़्यादा एहतियात करता है किसी भी बुरे कॉन्सिक्वेंस को बचाने के लिए। तो ये वेरी हम उस बंदे को कहते हैं जो कि एक एडजेक्टिव है, उस बंदे के लिए लगाते हैं जो कि एक एडजेक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है और गलत असरात से खुद को बचाने की कोशिश करता है। जैसे शी वॉज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स अप्रोचिंग हर ऑन द डार्क स्ट्रीट, यानी वो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही थी कि जब वो डार्क स्ट्रीट में से गुजर रही थी स्ट्रेंजर्स के आने जाने का, ठीक है। जबकि WEARY वेरी जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब करता है थका होना, बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो जाना, एग्जॉस्ट होना, ठीक है। ये रेफर करता है फीलिंग फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से एक बंदे का मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड हो जाना, थक जाना। जैसे आफ्टर हाइकिंग फॉर आवर्स दे वर ऑल फीलिंग वेरी एंड इन नीड ऑफ अ रेस्ट, ठीक है। तो आप लोग अगर डिफरेंस पता नहीं होंगे सेंटेंस में ये वाला आएगा तो आप कहोगे ये वेरी तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये वेरी करेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस में यहाँ पर होगा कि ये WEARY ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो फिर आप लोग को गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से आप लोगों ने ये वाला डिफरेंस देख लेना है। अगर हम रूल नंबर 40 देखें, पेन और पेन्स, तो पेन प्लूरल फॉर्म, पेन्स जो है ना वो पेन की प्लूरल फॉर्म है, एंड इट इज ऑफन यूज इन द फ्रेज टेक पेन्स और गो टू ग्रेट पेन्स। इसको हम फ्रेजेस में यूज करते हैं जो पेन्स है, जैसे टेक पेन्स में और गो टू ग्रेट पेन्स में। इन दोनों फ्रेजेस में पेन्स को रेफर किया जाता है कि एक ऐसी एफर्ट या स्पेशल केयर जो किसी चीज के लिए किया जाता है, रेफर टू मेकिंग अ डेलिबरेट एफर्ट और टेकिंग स्पेशल केयर टू डू समथिंग, कुछ करते हुए या कुछ कोई एफर्ट करते हुए बहुत ज्यादा मुखलिसी से या बहुत ज्यादा केयर करते करना जो है, ये हम कहते हैं टेक पेन्स या गो टू ग्रेट पेन्स। यानी वाइल टेकिंग केयर ऑफ हर फादर शी वॉज टेकिंग सो मच पेन्स, मतलब बहुत ज़्यादा डेलिबरेट एफर्ट या स्पेशल केयर वो दे रही थी। शी टुक ग्रेट पेन्स टू डेकोरेट द हाउस फॉर द पार्टी, तो अब ग्रेट पेन्स का यहाँ मतलब ये नहीं कि उसे कील चुभे या उसे चोटें लगी, बल्कि इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, डेलिबरेट एफर्ट की, स्पेशल केयर किया कि अच्छे से अच्छा घर डेकोरेट हो। जबकि पेन जो है उसका मतलब होता है डिसकम्फर्ट या सफरिंग, ठीक है। जैसे पेन्स को हम यूज करते हैं कि मेकिंग एन एफर्ट और टेकिंग केयर टू डू समथिंग, तो पेन्स इज ऑफन यूज इन स्पेसिफिक फ्रेजेस रिलेटेड टू एफर्ट, ठीक है। पेन्स को हम कभी कभी एफर्ट के रिप्लेस में भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेन जो है वो उसे हम यही कहते हैं कि सफरिंग या डिस्कम्फर्ट। ब्रीथ और ब्रीथ, अब BREATH वाला और BREATHE, ये दो ब्रीथ हैं। TH वाला जो होगा ये एक नाउन है जो रेफर करता है कि जो सांस लेने का अमल है, कि एयर को अंदर लेके जाना और फिर लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेशन होकर और फिर उसका बाहर निकलना, ये हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो ब्रीथ होता है वो BREATH वाला होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, शी हेल्ड हर ब्रेथ
एज द सस्पेंसफुल सीन अनफोल्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, उसने अपनी सांस रोक ली जब बहुत डरावना सीन आया। आगे ब्रीथ जो होता है ये एक वर्ब है जो रेफर करता है एक्शन ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स टू टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड वाइटली एंड ब्रीथ डीपली टू रिलैक्स। ठीक है, जबकि ये जो ब्रीथ होता है ये भी वही काम है। ठीक है, ये भी वही सांस लेना है, लेकिन ब्रेथ को हम किस सेंस में लेते हैं कि शी हेल्ड हर ब्रेथ, इसको हमने नाउन के सेंस में यूज करना है। और जो ब्रीथ है इसको हमने वर्ब, यानी ये जो सांस लेना और निकालना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये सारा जो प्रोसेस शामिल है ना, इस प्रोसेस को हम ब्रीथ कहेंगे। और ये जो मतलब हम इसको नाम देंगे कोई नाउन के तौर पे, जब इसको यूज करेंगे तो तब हम ब्रेथ यूज करेंगे, और जबकि ब्रीथ को हम वर्ब के तौर पे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। अब अगर आप यहाँ देखिए शी टुक अ मोमेंट टू सिट क्विकली एंड ब्रीथ डीपली, तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर शी हेल्ड हर ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, वर्ब नाउन के तौर पर यूज हुआ है। अब हाफ और हाल्फ, HALVE और HALF में क्या डिफरेंस है? ये जो HALF है ना, हाल्फ, ये एक नाउन है। ठीक है, जबकि HALVE एक वर्ब है। हाफ का मतलब होता है कि 2 इक्वल पीसेस में से एक साइड या एक यूनिट की मेजरमेंट, 50% किसी चीज का। जैसे शी एट हाफ ऑफ द पिज्जा एंड सेव द रेस्ट फॉर लेटर, आधा पिज्जा उसने खा लिया, आधा उसने रख दिया, उधर आएगा हाफ। जो हाल्फ है HALVE, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है टू डिवाइड समथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और टू रिड्यूस समथिंग टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज और अमाउंट। अब वही चीज है ब्रीथ और ब्रेथ की तरह कि हाफ नाउन है और हाफ उसका वर्ब है। जब वर्ब की तरह यूज होगा, शी डिसाइडेड टू हाफ द रेसिपी, मतलब उसने काम किया। क्या काम किया? रेसिपी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हाल्फ किया। यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, हाल्फ आएगा, HALVE। ठीक है, बिकॉज शी वॉज कुकिंग फॉर फीवर पीपल, वो कम लोगों के लिए पकाई थी तो उसने रेसिपी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये उसने काम किया, वर्ब था तो हाल्फ आया। ऊपर जब नाउन होगा तो हाफ। इसी तरह फर्दर एंड फार्दर, फर्दर एक एडवर्ब होता है जो जनरली इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर डिग्री या एक्सटेंड तक होना। ठीक है, और इट कैन रेफर टू एडिशनल प्रोग्रेस, यानी थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेस या एडवांसमेंट जो है लिमिट से ज़्यादा, उसके लिए यूज़ होता है, या डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ ऑफन यूज टू इंडिकेट एडवांसमेंट इन एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट सोच में भी या फिगरेटिव लैंग्वेज में भी किसी चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करना जो है ना, वो फर्दर कहलाता है। जैसे शी वांटेड टू फर्दर हर करियर बाय टेकिंग एडिशनल कोर्सेज, वो अपने करियर को एक्सपेंड करना चाहती थी, एडवांस करना चाहती थी, तो इसलिए उसने एडिशनल कोर्सेज ली। इसी तरह फार्दर जो होता है वो भी एक एडवर्ब है जो कि प्राइमरली यूज होता है फिजिकल डिस्टेंस के लिए, जब हम फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं। जबकि यहाँ पर फर्दर में हमने एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव कॉन्सेप्ट को शामिल कर लिया कि वो सिर्फ कंक्रीट डिपेंड नहीं करता बल्कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाता है। जबकि फार्दर FAR में हमारा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस इंडिकेट होता है, फिजिकल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेस और मेजरमेंट। जैसे द कैंप ग्राउंड इज फार्दर फ्रॉम द सिटी देन आई थॉट, तो अब अगर यहाँ पे आप फर्दर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे फार्दर आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह रूल नंबर 44 देखिए, फॉर बियर और फॉर बियर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक आएगा FORE वाला और एक आएगा FOR। ठीक है, फॉर बियर और फॉर बियर। अब ये फॉर बियर एक नाउन है जो पर्सन की एंसेस्टर्स या प्रेडिसर्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, इट इज़ ऑफन यूज टू टॉक अबाउट दोज हु केम बिफोर अस, जो हमसे पहले फैमिली में आए, हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम FORE फॉर बियर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे माई फॉर बियर्स इमिग्रेटेड टू दिस कंट्री इन द 19th सेंचुरी। लेकिन जबकि ये देखें FORBER, फॉर बियर वाला जो होता है ये एक वर्ब होता है। ठीक है, FOR वाला फॉर और बियर ये एक वर्ब होता है, यहाँ से रिमूव कर देना है आपने, ये फॉर और बियर है। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्शन और टू एक्सरसाइज पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, मतलब किसी चीज़ से रोकना, किसी चीज़ से मना करना। ठीक है, और किसी पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल की हदायत करना कि सब्र रखो, हौसला रखो। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ नाउन रेफरिंग टू समवन हु शोज पेशेंस, कभी कभी यही वाला फॉर बियर उस बंदे के लिए भी यूज होता है जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट रखता है, खुद को बहुत ज़्यादा सब्र करता है। जैसे एग्जाम्पल लिखें, ही हैड टू फॉर बेयर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू द इंसल्टिंग कमेंट्स, यानी उसको खुद को थोड़ा सा सब्र और कंट्रोल में रखना है जब वो रिस्पॉन्ड करना चाहेगी इंसल्टिंग कमेंट्स का। ठीक है, रूल नंबर 45 देखें तो ये है फॉर वर्ड और फॉर वर्ड। ठीक है, अब ये देखें मैंने गलती करी है,
वर्ड आएगा, वर्ड, WORD, वर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जो आपने अक्सर देखा होगा कि बुक्स या नॉवेल्स के स्टार्ट पे लिखा होता है, तो उसे हम FORE, फॉर, और WORD, वर्ड, फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि बस बुक किस बारे में लिखी जा रही है, आगे बुक में क्या होगा, ये किसको डेडिकेट कर रहे हैं। तो हम एग्जांपल देखें, द फेमस ऑथर रोट अ थॉटफुल फॉरवर्ड फॉर द डिबट नॉवेलिस्ट बुक। इसी तरह जो फॉरवर्ड है, FORWARD, फॉरवर्ड, ये एक एडवर्ब है, एंड एडजेक्टिव भी है जो इंडिकेट करता है एक डायरेक्शन को आगे जो होना है, प्रोग्रेस में होगा, आगे एडवांस एक्शन जो होगा, फॉरवर्ड। ठीक है, यानी शी स्टेप फॉरवर्ड टू रिसीव हर अवार्ड, फॉरवर्ड मतलब ये वाला। अब एवरीडे और एवरीडे में क्या फ़र्क है, तो एवरीडे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना किसी ऐसे कॉमन प्लेस या रूटीन या ऑर्डिनरी चीज़ को। ठीक है, जैसे हमने एडजेक्टिव के तौर पर अगर डेली एक रूटीन और एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो वो हमारा हो जाएगा एवरीडे, जिसमें स्पेस नहीं आएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, आई इंजॉय वेयरिंग कंफर्टेबल एवरीडे क्लॉथ्स व्हेन आई एम एट होम। अब ये क्लॉथ्स से पहले लगा है, जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है एवरीडे, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए इसके अंदर स्पेस नहीं लगाएंगे जब इसको लिखेंगे। जबकि जो एवरीडे है, जो स्पेस के साथ है, वो एक फ्रेज होता है जो रेफर करता है हमारी फ्रीक्वेंसी को, कि हम किस हद तक एक काम डेली करते हैं। ठीक है, देखिए, शी गोज फॉर अ रन एवरी डे टू स्टे हेल्दी, मतलब इस हद तक वो फ्रीक्वेंसी तक वो एक काम करती है कि जिंदा रहने के लिए वो हर रोज रनिंग करती है। रूल नंबर 47 देखें तो ये हैंग्ड और हंग आ गया। हैंग्ड जो होता है ये पास्ट टेंस है, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल समझा जाता है वर्ब हैंग का, और स्पेसिफिकली ये उन चीज़ों को रेफर किया जाता है जब हम उसको सस्पेंड करते हैं नेक से डेथ तक, यानी सस्पेंडिंग देम फ्रॉम द नेक अंटिल डेथ, मतलब गले से लटकाए रखना जब तक वो मर ना जाए। तो उस एक्शन से हमारी मुराद होती है हैंग्ड, जो पास्ट पार्टिसिपल है हैंग का, यानी द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड फॉर हिज हीनियस क्राइम्स। इधर हैंग्ड का मतलब क्या है कि उसको लटकाया जाएगा जब तक उसकी जान ना निकल जाए, और हंग जो है वो पास्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल है हैंग का। ठीक है, इसको तब लिखा जाता है समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, इट इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट सच एज ऑब्जेक्ट्स, डेकोरेशंस, क्लॉथिंग और मोर। जब हम लोगों ने चीज़ों को उल्टा रखा या लगाया या दीवार पे मतलब लटकाया, तो हम फिर उसके लिए ये वाला हंग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हैंग्ड होता है इसको तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस केस में यूज करना है कि उसको तब तक लटकाए रखना है जब तक उसकी जान ना निकल जाए। लेकिन इसको हम लोग हंग को हम ऑब्जेक्ट्स के लिए, डेकोरेशन के लिए, क्लॉथिंग के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे द क्रिसमस लाइट्स वर हंग, अब यहाँ हैंग्ड नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स है। इसी तरह शी हंग द पेंटिंग, पेंटिंग की बात हो रही है तो यहाँ हंग आएगा। ठीक हो गया। रूल नंबर 48 देखिए, लेटर वेस्ट लेटर, LATTER एक एडजेक्टिव है जो रेफर करता है सेकंड ऑफ टू मेंशन्ड थिंग। मतलब दो चीजें मैंने मेंशन की है तो दूसरे के बारे में जब मैं आगे बात करूंगी तो मैं लेटर का वर्ड यूज करूंगी उसके लिए। ठीक है, जैसे शी ऑफर्ड मी अ चॉइस बिटवीन अ कुकी एंड अ ब्राउनी, आई चूज द लेटर। उसने मुझे ऑफर किया कि मैं कुकी ले लूँ या ब्राउनी ले लूँ, तो मैंने ब्राउनी लेने के लिए आगे सेंटेंस लिखा कि आई चूज द लेटर, LATTER। जबकि LATER एक एडवर्ब है जो इंडिकेट करता है पॉइंट इन टाइम, डेट इज आफ्टर द प्रेजेंट टाइम और स्पेसिफाइड टाइम, यानी जो स्पेसिफिक टाइम है, खास वक्त है, उसके बाद का जो वक्त होगा उसके लिए मैं लेटर वर्ड यूज करूंगी। जैसे देखें, लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी लेटर इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर के थोड़ी देर बाद हम लोग कॉफ़ी के लिए मिलते हैं या कॉफ़ी के लिए जाते हैं। अब आ जाता है रेज और राइज। रेज, RAISE, रेज जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है उठाना, एलिवेट करना, मूव करना किसी चीज़ को हायर पोजीशन तक। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द थिंग दैट इज बीइंग रेस्ड। ठीक है, इसके लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कि उस चीज को हम लोगों ने रेस किया। जैसे फॉर एग्जांपल, शी रेस्ड हर हैंड। अब यहाँ हैंड हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, रेस्ड के लिए ये जरूरी था यहाँ सेंटेंस में। एडिशनली रेस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्रीज द वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू को, लेवल को और अमाउंट को इंक्रीज करना। ठीक है, ये भी हम लोग कहते हैं कि इसके लिए भी रेज यूज होता है, RAISE, रेज। किसी चीज़ पर आवाज़ उठाने के लिए भी रेज इस्तेमाल होता है, डिस्कशन के लिए। ठीक है, इसी तरह राइज का मतलब क्या है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता और इसका मतलब अपवर्ड या उठाना या इंक्रीज करना हाइट में होता है। ये किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता।
क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ऑफन डिस्क्राइब समथिंग दैट अकर्स ओनली, और ये एक ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है जो पहले खुद से ही हो रही होती है, यानी वो वॉलेंट्री होती है, ठीक है। जैसे द सन विल राइज इन द ईस्ट टुमारो मॉर्निंग, तो सन का निकलना जो है वो एक वॉलेंट्री एक्शन है, ऑन होता है, ऑन इट्स ओन होता है, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी बंदे की एक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम राइज यूज़ करते हैं। फिर अगर हम अपना रूल नंबर 50 देखें तो लाइटनिंग वेस लाइटनिंग, एक लाइटनिंग में ENING है और एक में बस T के बाद NING है। तो ये जो E वाला लाइटनिंग है ये एक, इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ लाइटर इन वेट होती है या कलर होती है, मतलब किसी चीज़ का फेड कलर होना, थोड़ा कम वजन में होना, बर्डन में थोड़ा कम होना, तो उसके लिए हम ये वाला लाइटनिंग यूज़ करते हैं जिसमें ENING आता है, जैसे LIGHTENING, ठीक है। शी वॉज लाइटनिंग हर हेयर बाय यूजिंग जेंटल ब्लीच, वो अपने बालों का रंग थोड़ा कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए डार्क से ब्लीच यूज़ कर रही थी। जबकि लाइटनिंग जो दूसरा वाला लाइटनिंग है, ई जिसमें नहीं आता टी के बाद, वो हमारा वो वाला होता है कि जब मतलब आसमान में गरज चमक होती है ना, तो उसके लिए थंडर वगैरह के लिए वो वाला लाइटनिंग यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम 50 रूल्स आज कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 40 मिनट्स का हो गया। तो इंशाल्लाह ताला बाकी रूल्स उसमें मैं और भी ऐड करके दूसरा लेक्चर बना दूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सारे रूल्स अच्छे से सुने और इन मिस्टेक्स को आप लोगों ने पेपर में अवॉइड करना है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था कि इस तरह की मिस्टेक्स को आप आगे अपने पेपर में, ईटा में, UHS में या किसी भी प्रोविंस का आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप इनको अवॉइड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी और शेयर भी और लाइक भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।